राधा मोहन सिंह जी, आपका इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में किसानों को लेके एक डिबेट चल रहा है और कहा जा रहा है कि किसानों के प्रति जो सरकार का रवैया है वो भेदभावपूर्ण है। जो रियायतें कॉरपोरेट्स को दी जा रही हैं उस तरह की रियायतें किसानों को नहीं दी जा रही। तो क्या आप ही बताएंगे कि कृषि को उद्योग का दर्जा कब तक मिल पाएगा आपकी सरकार में? किसानों के साथ भेदभाव हो रहा था, राजनीतिक कारणों से लोग बोलते होंगे, लेकिन आज़ादी के बाद आप देखेंगे कि 64 तक 14-15 वर्ष तक कृषि में कोई रिफॉर्म्स नहीं हुआ। औद्योगिक क्रांति हुई और फिर हरित क्रांति 1965 में, फिर जब अकाल की स्थिति आई तो देश भर के जो भी हमारे लघु सीमांत किसान थे, इनपुट कॉस्ट के कारण, क्योंकि हरित क्रांति में कर्ज में फंसे, और 80 से 2000 के बीच में भी कोई रिफॉर्म्स नहीं, और 2000 से 2004 के बीच में अटल जी की सरकार के समय जो रिफॉर्म्स हुए, या स्वामीनाथन जी की भी जो लोग चर्चा करते हैं, 10 वर्षों तक उसको ठंडे बस्ते में रखा गया। तो निश्चित रूप से किसानों के साथ अन्याय हुआ। और अब हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, जब परिवर्तन होता है तो उस समय थोड़ा तो हंगामा होना स्वाभाविक है। और आज जो किसान की स्थिति है उसके पीछे हमारे पिछले कर्तव्य भी हैं। अब 2-3 वर्षों के अंदर, 3.5 वर्षों के अंदर जो रिफॉर्म्स किए गए थे, जो स्वामीनाथन आयोग ने भी जिन बातों की संतुति की थी, तो कुछ तो कर रहे हैं ऐसा कहा गया, लेकिन स्पीड 0 का था। और कई रिफॉर्म्स जो 2000 और 2003-4 के बीच में था वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में था। 2003 में कृषि वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, 5 तक फील्ड ट्रायल करके भारत सरकार को दे दिया, कृषि मंत्रालय को दिया, कि ये जो यूरिया है, जिसको हजारों करोड़ रुपया यूरिया बनाने वाली कंपनियों को, किसानों को सब्सिडी देने के लिए देते हैं ताकि समय पर और उचित मूल्य पर किसान को मिले। यूरिया बनाने वाली फैक्ट्रियों से बैक दरवाजे से केमिकल फैक्ट्रियों में चला जाता था। क्या आपकी सरकार या आपका मंत्रालय किसानों की जो 10 बड़ी समस्याएं हैं उसको आइडेंटिफाई कर चुका है अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो 10 समस्याएं हैं और सरकार की जानकारी में है तो उसके निराकरण के लिए किस तरह की कार्रवाई हो? देखिए, किसान की तो सबसे भारी समस्या रही है इनपुट मैनेजमेंट। इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया। हमने 3 वर्ष के अंदर, 1.5 साल में ही, अब एक दाना भी पैदा लेता है यूरिया तो नीम कोटेड होता है, मिलावट के काम में नहीं जा रहा है, और सब जगह उपलब्ध है, सही समय पर सही कीमत पर मिलता है। मैं इनपुट मैनेजमेंट बता रहा हूँ। फिर किसान को पता नहीं कितना यूरिया देना है, कितना रासायनिक उर्वरक देना है। मिट्टी बीमार, मिट्टी मर रही थी। मिशन मोड में मोदी सरकार ने आते सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और सॉइल हेल्थ कार्ड 10 करोड़ किसानों को दे चुके हैं। और 70 से ज़्यादा जिला का जब थर्ड पार्टी सर्वे कराए थे तो उसमें 8 से 10% तक उत्पादन बढ़े। 10% यूरिया ही खत्म कम हुई। परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक खेती के लिए योजना, ये मोदी सरकार आने के बाद शुरू किया है। मध्यम और बड़ी सिंचाई की योजना, जिनसे 76 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो सकती थी। अब इसके लिए पैसे नहीं थे, तो ये 3 साल में कैसे पैसे की व्यवस्था हो गई? और 23 परियोजनाएं हमारी पूरी होने पर है। 19-20 आते आते 99 की 99 बड़ी परियोजनाएं पूरी हो जाएगी। अब आउटपुट मैनेजमेंट में किसान को अच्छा मूल्य मिले। सरकार आते हमने ई मार्केटिंग का शुरू किया, राज्यों को कहा कानून बदला, तेजी से राज्य सरकारें प्रयत्न कर रही है, ईमानदारी से लगी हुई है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बहुत अच्छी स्थिति धीरे धीरे बन रही है। फिर ये जो समर्थन मूल्य की बात आती है, ये समर्थन मूल्य हर साल बढ़ता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि लागत का 1.5 गुना देंगे। अब तो हम 2 गुना की बात करते हैं। तो उसको सुनिश्चित करना। और फिर जो 2 हमारी 3 योजनाएं हैं, मूल्य स्थिरीकरण फंड,
ये पहले नहीं था। इसका उपयोग पूरे देश में हो रहा है। फिर मूल्य समर्थन योजना है PSS, फिर बाजार में हस्तक्षेप योजना है, ये पहले से था। रिकॉर्ड बता रहे हैं कि हमारी सरकार आने के पहले MIS जो बाजार हस्तक्षेप योजना है 12-14 करोड़ रुपया साल में इन्वेस्ट होते थे। हमने 16-17 में 300 करोड़, और अभी तो 17-18 में 6 महीना के अंदर 6-7 महीना 8 महीना हुए तो हम लगभग 400 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट किया। एक सबसे बड़ा घोटाला होता था सब्सिडी का, खास तौर से तब जब ये फर्टिलाइज़र कंपनियां किसानों के नाम से जो सब्सिडी मिलता था उनको वास्तविक जितना उनको मार्केट में ले जाना चाहिए किसानों तक फर्टिलाइज़र, वो ना ले जाके फर्जी आंकड़े पेश करती थी सरकार से और बढ़ा चढ़ा के सब्सिडी ले लेती थी। देखिए, पहले तो किसान के लिए सब्सिडी हम देते रहे यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री को, और जो यूरिया बनता था वो दूसरे काम में चला जाता था, किसान के बीच नहीं आता था। अब किसान के बीच आ रहा है, उचित दाम पर उचित समय पर मिल रहा है। मैं MP जब बना था 89 में, तो पहली बार बोलने का अवसर मिला तो हमने ही कहा था कि मेरे मोतिहारी में यूरिया का रैक भेजिए। लाठियाँ खाते थे, अश्रु गैस के गोले झेलते थे किसान, तो उसका तो निदान हुआ। 50 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है कि किसान को डायरेक्ट ट्रांसफर हो, लेकिन बाकी जितने किसान कल्याण की योजनाएं हैं, और एक प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि 100 रुपया जाता है तो 20 रुपया पहुंचता है। कहा तो जरूर था, लेकिन उस पर कोई अमल रोक नहीं पाए। हाँ, रोक नहीं पाए, कोई योजना शुरू कर पाए। बल्कि मोदी जी ने आने के बाद इस 100 में 80 रुपया जो लूटते थे लोग, जो हाथ इसको लूटता था ना, उस हाथ को रोका है उन्होंने। और सारे राज्यों में ये निर्देशित हुआ है कि DBT के माध्यम से सबका भुगतान हो, और सभी राज्य सरकारें इस दिशा में तेजी से लग गई। कई राज्यों में किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हजारों करोड़ रुपया मिल मालिकों पर बाकी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अलग अलग राज्यों में। तो क्या आपका मंत्रालय कोई इस तरह का एक फॉरवर्ड प्लानिंग या इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं बना सकता, जिससे कि जब कोई सीजनल फसल आती है तो फसल बर्बाद होने के पहले ही उसके किसानों को उचित मुआवजा देके, उचित मूल्य देके उन फसलों को खरीद के और प्रॉपर उनकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था किया जाए, वेयर हाउस का इंतजाम किया जाए? 23 जिन्स है, जिसमें धान गेहूं PDS में जाता है तो FCI के द्वारा खरीदारी होती है। बाकी के जितने जिन्स हैं, और जो उसका दाम गिरता है, और ख़ास करके दलहन, तिलहन और कपास, तुरंत सरकार 2 साल 3 साल के अंदर आप देखेंगे कि तुरंत राज्य प्रस्ताव देता है और हम खरीदारी शुरू करते हैं। जिसका समर्थन मूल्य घोषित नहीं है, उसके लिए पहले से योजना चल रही थी बाजार हस्तक्षेप योजना, कि उत्पादन ज़्यादा हो जाए 10%, दाम कम हो जाए, तो राज्य सरकार प्रस्ताव देती है भारत सरकार को, और जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उस कीमत पर उसकी खरीदारी होती है, और जो अंतर होता है आधा भारत सरकार और आधा राज्य सरकार। मैं वही बता रहा था आपको कि हम जब सरकार में आए तो देखा कि इस योजना को राज खजाने पर बोझ न पड़े, इसलिए राज्य ही प्रस्ताव नहीं भेजती थी। अगर भेजती थी तो भारत सरकार भी बहुत रिस्पॉन्स नहीं करती थी। यानी 15-16 तक हमने देखा कि 12 करोड़ रुपया इस काम में भारत सरकार के खजाने से गया था। और मैं वही बता रहा था आपको कि अब राज्य जिस समय प्रस्ताव भेजता है, हम बाहर हैं तो फोन से, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसकी मंजूरी देते हैं, और उसका परिणाम है कि 16-17 में 300 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने से दिया है, आधा राज्य को देना रहा है। और अभी मेरे पास तो 6 महीने के आंकड़े थे, लेकिन 9वें महीने हो रहे हैं, और मुझको लगता है कि अभी तक हम 500 करोड़ रुपया इस योजना के तहत दे चुके हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये जो किसानों की आमदनी भी यदि बढ़ानी है तो ये फूड प्रोसेसिंग चेन, पहले देश में कोल्ड स्टोरेज बनते थे, मोदी सरकार आने के बाद कोल्ड चेन में तेजी आई, और अभी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं रुचि ली है और 6000 करोड़ रुपए का आपको
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसके तहत एग्रो फूड प्रोसेसिंग चेन, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को जोड़कर और ये जाल देश में बिछाना 3 साल के लिए 6,000 करोड़ रुपया, ताकि किसान को अच्छा मूल्य मिल सके। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद आएंगे तो चर्चा करेंगे फसल बीमा योजना की, और इसके अलावा और भी कई योजनाएं हैं जो कि कागजों में ज़्यादा हैं, किसानों तक कम पहुंचती हैं। राधा मोहन जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे फसल बीमा योजनाओं का। अक्सर शिकायतें आती हैं अलग अलग राज्यों से, आपके पास भी आती होंगी, कि जो बीमा कंपनियां हैं जो फसल बीमा योजना के नाम पर भारत सरकार से, राज्य सरकारों से हजारों करोड़ रुपया लेती हैं, लेकिन जब किसानों को देने की बात आती है तो किसी किसान को 5 रुपये का चेक या ड्राफ्ट मिलता है, किसी किसान को 2 रुपये के चेक और ड्राफ्ट मिलता है, और बीमा की बहुत बड़ी रकम बीमा कंपनियों के जेब में चला जाता है, उनके ओनर्स के जेब में चला जाता है। इसके लिए क्या सरकार करने जा रही है? पहले तो आपने 10-5 रुपये के चेक की बात बताई, ये है राहत। राहत में शिकायत जरूर यूपी का ज़्यादा आया था। राहत एक अलग चीज़ है और बीमा एक अलग चीज़ है। देखिए, मोदी सरकार आने के बाद किसानों की आय बढ़े तो इसके लिए कई योजनाएं चलाई गई, लेकिन उसको एक सुरक्षा कवच भी मिले कि वो जो इन्वेस्ट करता है। तो इसके लिए देश में फसल बीमा योजना चल रही थी पहले से, कोई नया हम नहीं शुरू किया। हाँ, पहले से चल रही। तो राज्य आपदा कोष में भारत सरकार का 75% और राज्य का 25% ये राशि रहती है, और आपदा यदि आ गई तो इमीडिएट रिलीफ सबको देना, ये राज्यों के पास पैसा रहता है। मोदी जी के आने के पहले 5 साल का आवंटन होता है, तो मोदी जी के आने के पहले जो 5 वर्ष का आवंटन था राज्यों को, राज्य आपदा कोष के लिए, वो था 33,000 करोड़ रुपये का। मोदी जी ने उसको 61,000 करोड़ रुपया पर बढ़ाया और नॉर्म्स बदले। पहले क्या था कि आपका 50% नुकसान होगा तभी ये राहत दिया जाएगा, वो इन्होंने बदलाव किया, 33% नुकसान। प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने पर 1.5 लाख रुपया मिलता था, उसको 4 लाख किया, और जो प्रति एकड़ जो और राशि सहायता दी जाती थी उसको 1.5 गुना किया। एक का ये राहत का। और बीमा में क्या थी हालत पहले? बीमा का तो अर्थ बहुत साफ है, हम आप भी बीमा कराते हैं, तो इंश्योरेंस का मतलब बहुत साफ है। जो आप जो बता रहे थे वो इंश्योरेंस से उसका संबंध तो हम समझ रहे हैं। जैसे गुजरात में कपास के किसानों के बारे में चर्चा है आजकल। नहीं, मैं कहीं कि 22,000 करोड़ के आसपास गया बीमा की राशि, ठीक, और कपास के किसानों को और आपदा कितनी आई गुजरात में? पिछले 2 साल में आपदा आने पर जितनी बड़ी राशि वहाँ के किसानों को मिला है आज तक नहीं मिला था। मैं भी गुजरात गया था और उनका विवाद चल रहा, लेकिन मूल विषय यह है कि बीमा, तो बीमा में पहले रिस्क कवर नहीं करना होता था, क्योंकि उसमें एक लिमिट था कि यदि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 1 लाख रुपया है तो आप बीमा कराइएगा तो आपको 25 या 30% मिलेगा, चूँकि राज खजाने पर बोझ नहीं पड़े और प्रीमियम का पैसा ज़्यादा नहीं देना पड़े। पहले अलग अलग जिला में, अलग अलग राज्य में अलग अलग फसल का अलग रेट था, किसान परेशान होते थे, और कैपिंग था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इस बार तमिलनाडु में खरीफ में प्रीमियम जमा था 900 करोड़ का और मिला है 2300 करोड़। आपदा ही। तो फिर भी वहाँ के किसान यहाँ आके दिल्ली में धरना दे रहे थे। अब राजनीति है, स्वाभाविक है, राजनीति तो बंद नहीं करेंगे ना। किसान देश में 12 करोड़ है, तो कुछ लोगों को राजनीति करना है तो उसको कैसे रोक सकते हैं? आपने देखा होगा महाराष्ट्र में 500 किसान दूध टंकी में कहीं से लाके और रोड पर बहा रहा था। ये तो राजनीति करने वाले भी तो, आपके सिन्हा जी भी गए थे अभी धरना देने विदर्भ में। नहीं भाई, राजनीति करने वालों की संख्या किसान में भी है 12 करोड़ में।
राजनीति में भी तो आखिर बहुत। तो आपको लगता है कि विदर्भ में स्थिति सब ठीक ठाक है? वहाँ देखो, विदर्भ में अधिक मराठवाड़ा में हालत खराब थी, तो किसके कारण था? ये सिंचाई की योजनाओं पर सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के अंदर। आपको आश्चर्य होगा कि जो ट्रेन से पानी ढुलाई हो रहा था ना पीने के लिए, उस जिला के मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूरी के 4 मुख्यमंत्री बीच चल रहे वहाँ, और सबसे बड़े बड़े तीर्थ वहाँ बने हैं, और वही पानी का संकट था। और आज तो हम कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के बाद महाराष्ट्र में जल युक्त शिवार इस बार बहुत बड़ा संकट नहीं हुआ, और आने वाले 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद इस संकट ही आपको दिखाई। राधा मोहन जी, एक चीज देखने को मिल रही है पिछले कुछ वर्षों से कि विपक्ष में रहते हुए आप लोग जिन भ्रष्टाचार का विरोध करते थे, जब आपकी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उन नेताओं को आप लोग या तो क्लीन चिट दे देते हैं, नहीं तो उनके भ्रष्टाचार को कारपेट के अंदर दबा देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में अजीत पवार वहाँ के सिंचाई मंत्री हुआ करते थे, और आपकी पार्टी पूरी ताकत लगा के आंदोलन चला रही थी उनके आर्थिक भ्रष्टाचार की। आपकी पार्टी को सत्ता मिली। अब जब सत्ता मिली तो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता उसी अजीत पवार और शरद पवार से गलबहियाँ करके घूम रहे हैं, और जांच ठंडे बस्ते में चली गई। पहले तो हमें बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार पहली बार नहीं बनी है, देश में पहले भी हम 5 साल रहे हैं और कई राज्यों में सरकार रही है, तो पहले भी और आज भी हमारी यदि सरकार है तो अपराधियों से और भ्रष्टाचार से कोई समझौता हम नहीं करते हैं। अब आपका विषय है कि हमारे पहले जो लोग उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया तो हम उनके पीछे क्यों नहीं पड़ते हैं? ये स्वभाव में नहीं है। हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम तो देश को अब आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब पीछे ले जाने का जिसने काम किया है उसका पाप खुद उसको भोगना पड़ेगा। अभी तो देश ऐसा है कि जो आदमी भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीटेड हो जाता है, वो डंके की चोट पर अध्यक्ष बनता है, कहता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये देश ऐसा है। ये सब चमत्कार बिहार से ही होते हैं। नहीं, हम देश की बात कर रहे हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर बीजेपी से तालमेल कर लेता है तो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसे लोग आते तो जरूर होंगे, लेकिन यहाँ ठीक पाना बहुत मुश्किल है। आपकी सरकार कई राज्यों में है, आपकी पार्टी की, और केंद्र में भी है, बावजूद इसके किसानों की आत्महत्या नहीं रुक रही है, और बीजेपी शासित राज्यों में ज़्यादा किसानों की आत्महत्या हो रही है। इसका क्या कारण है? पिछले 2-3 साल के अंदर जो हमने इनपुट आउटपुट ये सारी बात जो आपको बताया, और आमदनी बढ़ाने के लिए एलाइड सेक्टर में भी हम बढ़े हैं। जैसे आप मछली का उत्पादन आप देखेंगे 3 वर्ष की तुलना में आप देखेंगे तो 20% से ज़्यादा का उत्पादन में वृद्धि हुई। सिर्फ आप दूध के विषय में 13-14 में जो उत्पादन हुआ था और इस वर्ष का, पिछले वर्ष का जो उत्पादन है, ये भी 18.81% की वृद्धि है। तो ये इसके परिणाम आप देखेंगे। महाराष्ट्र की मैंने बात की कि इस बार जल का उतना भारी संकट नहीं पड़ा। फिर हम सिंचाई योजनाओं को 99 पुरानी बड़ी और मध्यम श्रेणी की योजनाओं को पूरा कर रहे हैं, तो इसके परिणाम प्रकट होंगे। देखिए, दोहरा दायित्व है, पुराने पापों का प्रायश्चित करना और नए निर्माण के लिए भी ताकत लगाना। लेकिन फिर भी मुझको लगता है कि 16-17 का भी आंकड़ा अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से नहीं आया है। निश्चित रूप से कुछ कमी आई होगी, और आने वाले समय में देखो, किसानों के सशक्तिकरण में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, नारों में इन्वेस्टमेंट हुआ। वोट कैसे मिले, चुनाव के समय कुछ घोषणा कर दो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म्स करके निवेश किसमें? किसानों के सशक्तिकरण में। राधा मोहन जी, बहुत साल से देश के किसान सुन रहे हैं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। अटल जी की जब सरकार थी तब भी ये नारा लगता था। अब आप लोगों की सरकार है, इतनी मेजॉरिटी की सरकार है, तो क्या किसान उम्मीद करें कि 2019 के पहले कृषि को उद्योग का दर्जा मिल जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा कि हम लोग सरकार में आए हैं या प्रधानमंत्री बने हैं तो अपने लोगों के लिए नहीं, देशवासियों के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे कृषि और एलाइड सेक्टर में हमने भारी निवेश किया है। और पहले जो खर्चे होते थे
स्पीड भी बढ़ा है। 13-14 में हमारे आने के एक साल पहले 30,000 करोड़ का बजट था, 25,000 करोड़ खर्चा हुआ था। हमारे 16-17 में बजट था 45,000 करोड़ का, खर्चा हुआ 57,000 करोड़ रुपया। हमारे आने के पहले 4 साल जो कृषि, सिर्फ कृषि जो हमारा मंत्रालय है, 1,04,000 करोड़ का बजट बना था। हमारा इस साल 4 साल का चौथा वर्ष है, 1,64,000 करोड़ का हम निवेश इसमें कर रहे हैं। एलाइड सेक्टर में अब देखिए इस देश में अब आमदनी दूध है, गांव में 60-80% जो गाय है हमारी गांव में किसान के पास है, और उसकी उत्पादकता नहीं। हमने गोकुल मिशन देश में प्रारंभ किया है, राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन शुरू किया है, और डेयरी की हालत ये रही कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ, 1986 में वो समाप्त हुआ। उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर बने रहे होंगे। फिर 2011 से डेयरी डेवलपमेंट प्लान 1 शुरू हुआ। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यों के त्यों उनका नवीकरण करना, उनका स्ट्रेंथनिंग करना, क्षमता बढ़ाना और नया निर्माण करना। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 10,000 करोड़ रुपये का कैबिनेट ने 4 महीना पहले उसको पास किया है कि अगले 3 वर्ष के अंदर हम डेयरी का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग करेंगे। कृषि विभाग का जो टोटल बजट आप बता रहे हैं, हाँ? वो टोटल बजट से ज़्यादा तो आप लोगों ने कॉर्पोरेट का लोन जो है राइट ऑफ कर दिया है। सर बजट के अलावा हमने अलग से उसकी चर्चा नहीं हो रही है। वो चर्चा मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बजट है। मैं फिर कह रहा हूँ कि 40,000 करोड़ का कॉर्पस फंड किस काम के लिए? 99 परियोजना है। जो आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, पूछिए ना कि हर महीना में घोटाला होता था। ये जो कॉर्पोरेट चिल्ला रहे हैं, इनका तो पुराना रिश्ता है उसके साथ, तो हमेशा याद उसी चश्मा से देखते हैं। क्या वजह है कि आपके सारी योजनाएं या आपके सरकार की सारी योजनाएं 2022 में पूरी हो रही हैं, जबकि चुनाव 2019 में? चुनाव से कोई मतलब तो आप लोग क्या जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, आप जब तक हमको 2019 में दोबारा मैंडेट नहीं देंगे तब तक हम आपके लिए कुछ काम नहीं करेंगे? फिर बता रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत साफ है, और इस सरकार का हमारी प्रतिबद्धता चुनाव के प्रति नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता देश के प्रति है। देश कैसे मजबूत हो, और देश मजबूत करना है तो किसान को मजबूत करना पड़ेगा। और किसान को मजबूत बनाने के लिए आप कल्पना करिए कि 99 परियोजनाएं जो नहीं बनी 25 वर्ष तक, हम 20 तक उसको पूरा करने जा रहे हैं। अब चुनाव के 6 महीना पहले कर देंगे, ऐसा गलत बोलना, यही तो देश को आज तक नुकसान पहुंचा हुआ है। कि हम कहें कि 18 में पूरा करेंगे क्योंकि 19 में चुनाव होना है, ये गलत है। वोट के लिए नारे लगाए देश के लिए, वोट के लालच लेने के लिए, और निष्ठा परिवार को मजबूत बनाने में। यही तो देश में हुआ है, और इसी चश्मे से वो लोग देख रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री बने हैं न अपने लिए, न अपने लोगों के लिए, देशवासियों के लिए बने। और चुनाव और नारे ये हमारी प्राथमिकता में नहीं है। हमारी प्राथमिकता में है गांव, गरीब, किसान, और उसके सशक्तिकरण में हम निवेश कर रहे हैं। उसके सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बना रहे हैं, और उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। हाँ, ये बात सही है कि 12 करोड़ किसान है जो थे, तो निश्चित रूप से यदि 1, 2, 5 करोड़ के पास जाता है, 10 करोड़ तक अभी सॉइल हेल्थ आया हमारा। तो मैंने अभी तक जो हमारी आपकी बात हुई उसमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि कृषि को उद्योग का दर्जा कब? मैंने बताया ना, देखिए बीजेपी का बहुत शुरू से सोच था कि किसान को मजबूत बनाना। कल्याण सिंह के समय से ही, जब वो हमारे घोषणा पत्र शुरू में बनाए थे, मैं जनसंघ के समय ही संगठन मंत्री बन गया था, इसलिए मैं पुरानी बात भी आपको। राजनाथ जी भी जब कृषि मंत्री थे तब भी इस बात की चर्चा होती। राजनाथ जी जो अटल जी के समय रहे, आपने देखा होगा कृषि विज्ञान केंद्र उसी समय हर जिला के लिए इसेंशियल किया गया, जो खुलेगा। तो हमारी पूरी ताकत इस काम में निवेश करना जिससे किसान सशक्त बने। सिर्फ नारा लगा के वोट लेना
और फिर 5 साल छोड़ देना और जब चुनाव आया तो कोई एक आध घोषणा कर दिया, वैसा नहीं है। हम उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2022 आते आते ये बदलाव नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।